बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 हम स्टडी कर रहे थे। लेक्चर नंबर है 15। टॉपिक है हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स इन रिपल टैंक। हम रिपल टैंक के अंदर उसके अंदर जो वाटर वेव्स हमने प्रोड्यूस करवाई थी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन दोनों को हमने स्टडी कर लिया था। आज हमने थर्ड प्रॉपर्टी जो इसकी है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स डायफ्रैक्शन, उसको स्टडी करना है कि किस तरह से हमारे पास जो है रिपल टैंक के अंदर जब वाटर वेव्स हम प्रोड्यूस करवाते हैं उनके अंदर डायफ्रैक्शन का फिनोमेना किस तरह से हो रहा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन को कि डायफ्रैक्शन होती क्या है। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स around the sharp edge or corners of obstacles or slits is called diffraction of waves। वेव हमारे पास डायफ्रैक्शन क्या होती है? वेव्स का बेंड हो जाना, जब फैल जाना अराउंड द शार्प एज। शार्प एज किसके या कॉर्नर्स जो हैं, ऑब्स्टेकल कोई भी रुकावट जो हमने वहाँ पे रखी है उसके कॉर्नर से टकरा के वेव्स का बेंड हो जाना या सेपरेट हो जाना, वो हमारे पास क्या कहलाता है? डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ये डायग्राम में देखिए हमने क्या किया है कि ये दो जो हमारे पास क्या हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स हैं, ये दोनों हमने ली है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? वेव्स आ रही हैं। अब वेव्स जो है यहाँ से आपको पता है कि कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी रुकावट यहाँ पे अगर हमने रखी हुई है तो वहाँ से जो है वेव्स इसमें से पास नहीं कर सकेंगी। क्या होगा? यहाँ से टकराएंगी, वापस चली जाएंगी। अब यहाँ से जहाँ उनको फासला मिलेगा, गुजरने के लिए रास्ता मिलेगा, यहाँ से जाएंगी और यहाँ पे जाके जो इसके दोनों शार्प एज हैं वो स्लिट्स के जो दोनों शार्प एज होंगे उनके साथ टकराएंगी। टकरा के क्या हो जाएगा? इस तरह से बेंड हो जाएंगी कि इनकी शक्ल जो है हमारे पास सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हमारे पास क्या होता है? हाफ सर्कल, ठीक है। सेमी हाफ सर्कल जो है उस शेप की, सेमी सर्कल शेप्स की जो तरह की है, जो हमें पैटर्न बना देगी और इस सारे फिनोमिना को हम नाम देते हैं डायफ्रैक्शन का। अब हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास रिपल टैंक के अंदर जहाँ पे वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वहाँ पे ये फिनोमेना किस तरह से हो रहा होता है। अब है हमारे पास डायफ्रैक्शन थ्रू स्मॉल स्लिट। अब यहाँ पे दो तरह के हमारे पास केस आते हैं। एक है कि अगर हमारे पास जो स्लिट्स हमने रखी हैं, ये ऑब्स्टेकल्स रखी हैं, इनके दरमियान जो फासला है उसको स्लिट का नाम दिया जाता है। अगर वो ज़्यादा हो, छोटी स्लिट हो, मतलब इन दोनों के दरमियान जो फासला है उसको कम रखें, तब हमारे पास किस तरह का वेव पैटर्न हमें मिलेगा। अगर इन दोनों ऑब्स्टेकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब स्लिट का साइज जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए, तब हमारे पास किस तरह की वेव्स जो हैं वो वेव पैटर्न हमें मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास उन दोनों स्लिट्स के दरमियान जो ऑब्स्टेकल्स रखी हैं वो क्या हो, उनका डिस्टेंस जो हो वो कम हो, मतलब स्लिट का जो साइज है यहाँ पे क्या है, कम है, तो वहाँ पे हमारे पास किस तरह की वेव्स जनरेट होंगी। ये हमने एक ग्लास ट्रे ली थी जिसके अंदर हमने वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास वाटर है। यहाँ पे एक ऑसिलेटर है, इसके ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है जिसको हम पावर सप्लाई करेंगे, वो वर्क करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे लगा हुआ ऑसिलेटर जो है वो वाइब्रेट करेगा, पानी के साथ टच होगा, तो यहाँ से हमें वेव फ्रंट्स जो हैं वो मिलेंगी, ठीक है। अब इनके आगे हमने क्या किया है कि जहाँ पे दो ऑब्स्टेकल्स प्लेस की हैं और उनके दरमियान जो स्लिट है उनका फासला बहुत ही कम रखा है। अब क्या हो रहा है कि वेव्स जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, आई हैं। अब यहाँ से तो उनको गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बॉल है, हम दीवार पे मारते हैं, वो दीवार के अंदर से नहीं गुजरेगी, टकरा के वापस आ जाएगी, सिर्फ वहीं से गुजर सकेगी जहाँ या तो हमारे पास कोई विंडो हो या डोर हो या फिर कोई और सुराख, कोई रास्ता हो, सिर्फ बॉल जो है बेटा वहीं से गुजर सकेगी। इसी तरह वेव्स जो है हमारे पास वहीं से गुजर सकेंगी जहाँ से उनको रास्ता मिलेगा, जहाँ पे ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट आगे नहीं होगी। तो हमारे पास क्या होगा, वेव्स यहाँ से गुजरेंगी, गुजरने के बाद क्या होगा कि वो स्लिट जो है उसके जो शार्प एज है उनके साथ टकराएगी, टकरा के वो बेंड होती जाएंगी और स्प्रेड होंगी, ठीक है।
वो क्या होगा, और इस तरह का जो सेमी सर्कल शेप है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, हाफ सर्कल जो होता है उस तरह की शेप, उस तरह का पैटर्न हमें मिलेगा, और इसी को हमने नाम दिया था डाइफ्रैक्शन का। ठीक है, डाइफ्रैक्शन क्या है कि वेव्स आएंगी, उसमें से पास करेंगी स्लिट में से, और उसके शार्प एज से टकरा के वो क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी, और सेमी सर्कल टाइप का पैटर्न हमें मिलेगा, उसको हम नाम देंगे वेव डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारे पास ये फिनोमिना, बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है कि ये फिनोमिना जो डिफ्रैक्शन का है ये हम उसी टाइम ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर हमारे पास जो है जो वेव्स हमारे पास वहाँ पे हो रही हैं उनकी वेवलेंथ के इक्वल हो, स्लिट का जो साइज है वो किसके इक्वल हो, साइज ऑफ स्लिट इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ वेव, वहाँ से जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी वेवलेंथ के इक्वल हो, किसका साइज, स्लिट जो वहाँ पे है ये वाला साइज जो है वो किससे कंपेरेबल होना चाहिए, वहाँ पे जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे स्मॉल स्लिट रखेंगे मतलब स्लिट का साइज आपने कितना रखना है, जितनी उस वाटर वेव की वेवलेंथ है, स्लिट का साइज किसके इक्वल होगा, लैम्डा के, जितनी वहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली वाटर वेव जो है उसकी वेवलेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास, जब हमारे पास स्लिट का साइज लैम्डा से कंपेरेबल होगा तो सेमी सर्कल, ये सर्कल जो है हमारे पास पैटर्न सेमी सर्कल की तरह का होगा और वेव्स जो है वो एक दूसरे के करीब होंगी। अब बात करते हैं हमारे पास डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स थ्रू लार्ज स्लिट, जब हम स्लिट का साइज जो है वो इंक्रीज कर देंगे, मतलब इन दोनों ऑब्स्टेकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर देंगे तो स्लिट का साइज जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब इसका साइज इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जो हमें पैटर्न मिलता है वेव का वो क्या होता है कि वो बहुत सेमी सर्कल नहीं रहता, थोड़ा स्क्वायर टाइप का हो जाता है, रेक्टेंगल टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो गया है, ज्यादा हो गया, मतलब उनकी जो बेंडिंग है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, जब हमने उसके साइज को क्या किया है, इंक्रीज किया है। इसी तरह जब हम साइज ज्यादा करते जाएंगे तब उसकी बेंडिंग बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी। इसलिए अगर आपने डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना करना है, उसको सही से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको स्लिट का जो साइज है वो कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब या तो लैम्डा के इक्वल होना चाहिए जो वाटर वेव्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, या तो उनके इक्वल होना चाहिए या उनसे थोड़ा बहुत जो है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर उसका साइज ज्यादा ही हम इंक्रीज कर देंगे स्लिट का साइज वहां से प्रोड्यूस होने वाली वेवलेंथ से, तो हमारे पास क्या होगा कि सारे के सारे वेव्स यहाँ से गुजर जाएंगी तो बेंडिंग नहीं होगी और हम डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना वहां पे नहीं होगा, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे, स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, डाइफ्रैक्शन क्या थी कि हमारे पास अगर हम ऑब्स्टेकल्स प्लेस कर दें, उनके दरमियानी फासला स्लिट में से गुजरने वाली जब वेव्स उसमें से गुजरती हैं वो क्या हो जाती है, उसकी शार्प एज जो कॉर्नर होते हैं वहां से टकरा के बेंड हो जाती हैं और सेमी सर्कल का हमारे पास पैटर्न देती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, डाइफ्रैक्शन। फिर हमने उसको डिस्कस किया रिपल टैंक के केस में कि हमारे पास अगर स्लिट का साइज कम रखने, मतलब उसका साइज जो है वो वाटर वेव की वेवलेंथ के इक्वल हो, तब हमारे पास वहां से जो स्लिट्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो सेमी सर्कल होती हैं और हमारे पास क्या होता है, उनका डिस्टेंस जो होता है आपस में वो क्या होता है, कम होता है। इसी तरह हमारे पास अगर उसका साइज ज्यादा कर दे तो वो हमारे पास उनके दरमियान का जो फासला है वो ज्यादा हो जाएगा और वो सेमी सर्कल कम बनाएंगी, मतलब वो थोड़ा कम बेंड होंगी। ठीक है, ये था आज का हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टॉपिक था रिपल टैंक और उसके अंदर हमने उसकी कंस्ट्रक्शन को, वर्किंग को और हमारे पास उसके जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको स्टडी किया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेटा ये वाला टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपको सिर्फ इसका एक पार्ट भी आ सकता है कि रिपल टैंक जो है उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पे भी आ सकता है कि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पे नोट लिखें, या फिर आपको ये भी कहा जा सकता है कि
कि उसकी तीनों में से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक जो है उस पे भी आपको नोट आ सकता है कि रिफ्लेक्शन जो है उसका फिनोमिना किस तरह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना किस तरह से हो रहा है। आज हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप लोगों के लिए असाइनमेंट ये है कि इसके MCQs जो आपको दिए गए हैं एक्सरसाइज के अंदर वो आपने सॉल्व करके, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ा है, सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हैं, तो आपने वो करने MCQs जो हैं वो हल करके मुझे इनबॉक्स करने हैं। ओके जी, अल्लाह।